हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें इस लेक्चर 2 में हम जीन पियाजे की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे एक प्रमुख स्विस मनोवैज्ञानिक थे जिनका प्रशिक्षण जूलॉजी में हुआ था। मतलब इन्होंने अपनी PhD जूलॉजी सब्जेक्ट से की थी। मनोविज्ञान के प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने अल्फ्रेड बिने के निर्देशन में फ्रेंच स्कूल के बच्चों के बुद्धि परीक्षण का कार्य भी किया था। इन्होंने तर्क दिया कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती है। बालक की आयु बढ़ने के साथ कार्यक्षेत्र उसका बढ़ता है और बुद्धि का विकास होता है। पियाजे के अनुसार बुद्धि एक प्रकार का अनुकूली प्रक्रिया है जिसमें जैविक परिपक्वता तथा वातावरण के साथ होने वाली अंतःक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इस प्रकार बालक में जैसे जैसे संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास होते जाता है, वैसे वैसे उसका बौद्धिक विकास भी होते जाता है। जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में 4 स्टेजेस के वर्णन किया था, लेकिन इन्होंने अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बताए थे जिनको कि जानना बहुत ज़रूरी है। और आइए हम इनको डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला होता है एडेप्टेशन, अनुकूलन। इसके अनुसार पियाजे जी ने बताया कि बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है जिसे अनुकूलन कहते हैं। उन्होंने अनुकूलन की प्रक्रिया की 2 उपक्रियाएं बताई हैं। इन्होंने 2 इसके प्रकार बताए हैं, आत्मसात्करण एसिमिलेशन और दूसरा है समायोजन एकोमोडेशन, या इसी को समंजन भी कहते हैं, एडजस्टमेंट। आत्मसात्करण से मतलब है नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान भौतिक संरचनाओं में व्यवस्थित करने से है। समायोजन क्या होता है? एकोमोडेशन या समंजन, एडजस्टमेंट, जब बालक पहले से ज्ञात बातों में कोई नवीन बात जोड़ता है अथवा उसमें अंतर करना सीखता है, तो ये होती है एसिमिलेशन की क्रिया। जैसे सरल भाषा में हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि 2 वर्ष का बालक है, जब वो कुत्ते को देखता है तो वो इस कॉन्सेप्ट को फॉर्मेट करता है कि इसके 4 पैर हैं, 2 आँख हैं, 2 कान हैं, 1 मुंह और 1 पूंछ है। कुछ दिन बाद फिर वो सफ़ेद रंग की बकरी के बच्चे को देखता है, तो वहाँ भी उसने उन्हीं चीज़ों को देखा जो एक कुत्ते के उसमें स्ट्रक्चर में उसने पाई थी कि इसके भी 4 पैर हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं और 1 मुंह है, 1 पूंछ है। तो वो क्या कहता है कि उसके दिमाग में ये चीज़ आती है कि बकरी और कुत्ते को वो एक ही समझता है, क्योंकि जो कुत्ते का कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में बना था वही वो बकरी के रूप में देखता है। ये है आत्मसातीकरण की प्रक्रिया, क्योंकि यहाँ पर वो मिलान करके देख रहा है। लेकिन जब उसको वो थोड़ा समझाया जाता है, उसमें थोड़ी समझ विकसित होती है, तो फिर वो गौर करता है और चीज़ों में अंतर करना सीखता है। फिर वो ज़्यादा ध्यान से देखता है और ये देखता है कि कुत्ता भौंकता है लेकिन बकरी नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसके जो पूर्ववर्ती ज्ञान में नवीन बात जुड़ जाएगी, क्योंकि पहले उसको ये ज्ञान नहीं था कि ये कुत्ता भौंकता है, लेकिन यहाँ पर उसने ये चीज़ देखा कि कुत्ते में भौंकने की क्वालिटी अलग है, तो इसने डिफ्रेंशिएट करना सीख लिया। जैसे जैसे पुरानी बातों में नई बातें जुड़ती जाएंगी, उसका कुत्ते के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। यही एकोमोडेशन का प्रोसेस होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन। साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसात्करण तथा समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच एक बैलेंस बना के रखता है। जब बालक के सामने कोई नई समस्या होती है तो उसके सामने असंतुलन की स्थिति होती है। इसे ही दूर करने के लिए वो आत्मसातीकरण या समंजन की क्रिया को अपनाता है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो है संरक्षण। संरक्षण से मतलब है कि कंजर्वेशन। पियाजे के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि किसी वस्तु की मात्रा पर उस वस्तु के आकार में परिवर्तन करने अथवा उस वस्तु को हिस्सों में या टुकड़ों में जब विभक्त कर देते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे किसी चपटे बर्तन या तथा पतले बर्तन में पानी की मात्रा अगर बालक के सामने रखी जाए और बालक ये समझ लेता है कि बर्तन में पानी की मात्रा समान है, बस किसी बर्तन की ऊंचाई अधिक है तथा किसी की परिधि अधिक है,
तो यहाँ पर क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी तथा लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन दोनों ही उसको दिखाई दे रहे हैं। वो ये समझ लेता है कि पानी की मात्रा तो उतनी ही है, बस एक बर्तन थोड़ा लंबा है और एक का शेप थोड़ा अलग है। तो ये जो है संरक्षण के सिद्धांत के लिए दोनों ही चीज़ें आवश्यक होती हैं, जिसमें रिवर्सिबिलिटी भी है और लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है। ये हो गया संरक्षण का सिद्धांत। अब इन्होंने जो नेक्स्ट स्टेप दिया वो है संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। किसी बालक का मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। जैसे किसी 5 साल के बच्चे की बौद्धिक क्रियाएं, उसका IQ लेवल, उसकी स्मरण शक्ति, तर्क करने की जो शक्ति होती है, लॉजिकल पावर, वो डिफरेंट होगी 8 साल के बच्चे से। 5 साल के बच्चे का विकास उसके अपनी एज के हिसाब से होता है, 8 साल के बच्चे का डेवलपमेंट अपने अकॉर्डिंग होगा। तो ये दोनों का जो मानसिक क्षमताओं का सेट होता है, इसी को कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट है इसका मानसिक संक्रियाएं, मेंटल ऑपरेशन। जब भी बालक किसी समस्या के समाधान या उसके बारे में कोई चिंतन करता है, उसके सामने कोई समस्या अगर रखी जाती है तो उसमें क्या होता है, मेंटल क्रियाएं चल रही होती हैं, वो उसके बारे में सोच रहा होता है, कुछ उनका समाधान निकालने की कोशिश करता है। पियाजे के सिद्धांत में मानसिक संक्रिया चिंतन का एक प्रमुख टूल है। चिंतन क्या होता है, जिसको हम थिंकिंग कहते हैं। चिंतन एक जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभवों का उपयोग करता है। मतलब जो भी चीज़ें उसने अपने पहले से सीखी हुई हैं, उनका ही वो अपना उपयोग करेगा। इसके बाद आता है स्कीम्स। इनका जो ये छठा स्टेज था, ये स्कीम्स। इसके बारे में इन्होंने बताया कि व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है, स्कीम्स कहलाते हैं। जैसे इसको हम ऐसे समझते हैं कि बालक स्कूल जाना प्रारंभ करता है तो वो एक निश्चित समय को फॉलो करता है, एक निश्चित समय पे उठता है, अपनी दैनिक क्रियाएं करता है, फिर वो अपने स्कूल की तैयारी करता है, अपना बैग ठीक करता है, होमवर्क कंप्लीट करता है, स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म पहनता है, अपना ब्रेकफास्ट करता है, फिर स्कूल बस तक जाने के लिए वो अपनी तैयारी करता है। तो ये उसका एक रोज़ का प्रोसेस होता है जो कि वो अपने व्यवहार में दिन प्रतिदिन इसको फॉलो करता है। तो इसी पैटर्न को स्कीम्स कहा जाता है। नेक्स्ट है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, अभी हमने स्कीम्स पढ़ा, अब ये है स्कीमा। इनका नेक्स्ट स्टेज है स्कीमा। स्कीम्स और स्कीमा में डिफरेंस है। स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से होता है जिनका सामान्यीकरण किया जा सके। इनको किसी भी स्टेज पर एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में इनको हम अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट विकेंद्रण। विकेंद्रण के अनुसार डिसेंटिंग से तात्पर्य होता है किसी वस्तु या चीज के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता से होता है। जब भी कोई बालक किसी वस्तु या चीज के बारे में वस्तुनिष्ठ या मतलब एक सीमित दायरे में और वास्तविक ढंग से सोचता है, वो विकेंद्रण की क्रिया होती है। जैसे 3 से 4 माह के बालकों में ऐसी क्षमता नहीं होती है, बल्कि वो किसी वस्तु या चीज के बारे में आत्म केंद्रित ढंग से सोचता है। मतलब वो अपने को ही सेल्फ रिगार्ड के हिसाब से ही वो सोचता है, वो ज़्यादा किसी और के रेफरेंस में नहीं सोच सकता है। परंतु कुछ उम्र बीतने पर 23-24 माह का होने पर उसमें वस्तु या चीज के बारे में वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है। हाँ, तो ये इनके जो कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो कि इन्होंने अपनी थ्योरी में इनको डिस्क्राइब किया है। और अब इसके आगे हम जो है इनके 4 स्टेजेस का डिस्कशन करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।